नमस्कार साथियों, एक बार हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के बीच एक अच्छी खबर लेके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर करने का आदेश आया था या विलय करने का या बंद करने का आदेश आया था, उस पर आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट लखनऊ द्वारा स्टे कर दिया गया है। वैसे तो फैसला रिजर्व कर दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो वार्तालाप हुई, जो वहाँ बहस हुआ, उससे आप समझ सकते हैं कि स्टे हो गया है। एक प्रकार से बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला आ गया है, या समझिए या आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब आगे हम लोग चलते हैं और कुछ मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे हम, जिन लोगों ने, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हों या अध्यापक हों, अभिभावक हों या अन्य लोग हों, जो इस मुद्दे को गंभीरता से लिए और इस पे किसी प्रकार की हंसी ठिठोली ना करते हुए जो है इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसको अपने जनप्रतिनिधि तक या अन्य लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो धन्यवाद जाएगा वो जाएगा शिक्षक विभाग को, सभी शिक्षकों को और उन बच्चों को जो हाई कोर्ट के लिए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, जैसे कल लगी थी डेट लेकिन वो आज हो गई थी, तो आज जो है जिन मुद्दों पे बहस हुई या जो बहस हुआ उस पर कुछ अंश हम आप लोगों को बताते हैं। सरकार की तरफ से उपस्थित हुए एएजी और बीएसए सीतापुर और बीएसए सीतापुर की तरफ से एडवोकेट संदीप दीक्षित जी, और शिक्षकों की तरफ से या बच्चों की तरफ से उपस्थित हुए हाई कोर्ट सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्रा जी और सीनियर अधिवक्ता गौरव मल्होत्रा जी, और 51 बच्चों का समूह और सीतापुर ज़िले से याची बनाए गए थे। ठीक है, मुख्य बिंदु ये था, जब बहस शुरू हुई तो कोर्ट ने कहा कि विद्यालय क्यों बंद कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा जो है एजी महोदय से या सरकार से कि आप लोग विद्यालय क्यों बंद कर रहे हैं। तो एजी महोदय का कहना था कि हम संसाधनों का जो है गुणवत्तापूर्वक उपयोग करेंगे, गुणवत्तापरक उपयोग जो है करेंगे। और ये एक प्रकार से उनका कहना था कि अगले शब्द में उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ, आप ये समझिए कि उनका कहना था कि अभी एक प्रकार से समझ लीजिए कि हम ट्रायल कर रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, ये अभी ट्रायल चल रहा है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में ट्रायल नहीं है, एक प्रकार से फिक्स ही था। ठीक है, और उन्होंने जो है फिर उधर से जज साहब ने पूछा कि जैसे हमारी तरफ से डॉक्टर एलपी मिश्रा जी सीनियर अधिवक्ता, इन्होंने बताया कि नहीं, ये जो है आरटीई एक्ट मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो उन्होंने इसकी चर्चा थोड़ा सा इधर उधर करते हुए फिर वो एनईपी पे आ गए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके अनुसार जो है वो कहने लगे कि सरकार को पॉलिसी बनाने का अधिकार है एजुकेशन पे। तो माननीय सीनियर अधिवक्ता जो बच्चों की तरफ से उपस्थित है, उन्होंने बताया कि पॉलिसी बनाना और नीति के अलग जाना, ये अलग बात हो गई। एक प्रकार से ये कहिए कि जैसे आरटीई एक्ट में जो दिया गया है, जो कानून है, वो एक प्रकार से मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में है बच्चों के 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई की सुविधा देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, इससे आप जो है मौलिक अधिकार से ऊपर आप कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। तो और कई बातों पर बहस हुई कि बच्चों क्या होगा। तो इसमें एक प्रकार सरकार जो है, सरकार की तरफ से जो उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा कि हम मौलिक अधिकार का ही पालन कर रहे हैं, 1 किलोमीटर के अंदर ही विद्यालय हैं एक गांव में। तो इस पर बहुत ही अच्छा बहस किया बच्चों की तरफ से उपस्थित हमारे सीनियर डॉक्टर एलपी मिश्रा जी ने, बहुत ही अच्छा बहस। उन्होंने कहा कि एक ग्राम सभा में जैसे आप विद्यालय किसी भी तरफ लेके गए, आप कह रहे हैं कि उस गांव में 1 किलोमीटर है गांव से, तो अगर किसी गांव के किनारे आप 1 किलोमीटर पहुंचा देते हैं तो उस गांव की एक तरफ जिस तरफ है आप सेंटर में लेंगे तब तो 1 किलोमीटर हुआ, लेकिन अगर किसी किनारे चला गया तो दूसरे छोर से जब उसको नापा जाएगा तो उसकी तो दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये आपका गलत हो गया। इसी तरह के तीखी नोकझोंक हुई दोनों के बीच, अपना अपना पक्ष रखा। तो सरकार की तरफ से एक हवाला और दिया गया जो थोड़ा सा
मतलब मजाक है, आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अब इस मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से बहुत अच्छा जोक मारा सरकारी अधिवक्ता ने कि उन्होंने कि जो है हम ट्रांसपोर्ट की उपलब्ध कराएंगे, जबकि आप ये बताइए कि आज तक ट्रांसपोर्ट तो बात की बात है, आज तक अभी सीट उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, बच्चों के लिए बेंच नहीं उपलब्ध है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कीजिए, आप बेंच नहीं उपलब्ध कराएं, आप कह रहे हैं कि हम संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, ट्रांसपोर्ट संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। तो ये पूरी तरह से उन्होंने जो है एक प्रकार से अच्छा मजाक किया। इस पर इस तरह के आपस में दोनों का हुआ। ये सब सुनने के बाद जज महोदय ने इसको ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और उन्होंने एक प्रकार से जो कहा गया, जो समझा गया, उसमें यही आदेश आना चाहिए। एक प्रकार से हमारा जो अनुभव है, जो बहस सुना गया, सभी लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा ही आदेश आ जाएगा कि सरकार जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे और किसी भी बच्चे के भविष्य को बर्बाद ना करते हुए सभी के सभी विद्यालय जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। ये स्टे ही रहेगा, आदेश यही आएगा कि सभी विद्यालय चलते रहेंगे अच्छे तरीके से और सरकार ध्यान दे कि बच्चे कैसे आएंगे, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए। इस तरह से ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छी खबर है हम लोगों के लिए, जो मेहनत किया जा रहा है। अब हम ये सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम लोगों को इसी तरह प्रयास करते रहना है कि स्कूल ना बंद होने पाए। हमें ढील नहीं देना है बिल्कुल भी, जनप्रतिनिधियों से मिलते रहना है और लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि अब शिक्षक, देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जो शिक्षक नहीं कर सकते हैं, वो जन सामान्य लोगों को ही करना होगा। अब हमें ये ध्यान देना होगा, समाज को ये ध्यान देना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा से प्रयास करें कि अपना तन पेट काट कर जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसा ना कीजिए। आप उनको सरकारी विद्यालय में भेजिए, आप जाके वहाँ मॉनिटरिंग करिए, देखिए अगर अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं या अगर अध्यापक कम हैं। आप कहते हैं अध्यापक पढ़ाते नहीं, अभी सही बात है कि 50 बच्चे अगर जिस विद्यालय में 2 अध्यापक हैं, एक अध्यापक तो पूरी तरह से विद्यालय में इतना दस्तावेज तैयार करने में लगते हैं, इतना काम रहता है, उसी में लगा रहता है, 50 तरह के रिपोर्ट देने रहते हैं ऊपर तक। अब एक अध्यापक कैसे 50 बच्चों को पढ़ाएगा? तो इसकी शिकायत उस गांव के लोग, ग्राम प्रधान या अन्य जो भी लोग हैं, अभिभावक हैं, वो जाएं, वो बीएसए से कहें, बीएसए साहब से कहें, जिलाधिकारी महोदय से मिलें, अपने जनप्रतिनिधि से मिलें कि कम से कम 50 बच्चे जहां पर हैं वहां 5 अध्यापक होने चाहिए, 10 बच्चों पर एक अध्यापक की व्यवस्था कराएं। ये गांव की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कोई शिक्षक बीएसए साहब से नहीं मांग सकता है। ये किसी प्रधानाध्यापक को ये अधिकार नहीं है कि वो मांगेगा कि नहीं हमें और अध्यापक दीजिए। तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए और कम से कम 5 क्लासरूम हर विद्यालय में बनवाइए, प्रत्येक विद्यालय में। और ये सब मांग करते हुए अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में ही भेजिए। 300, 400, 500 रुपये प्राइवेट फीस देने के लिए आप जो है तन पेट काट कर कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। कितना आप अगर सही में तन पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा पाएंगे आप? 4 तक, 5 तक, 8 तक, 10 तक, इसके बाद क्या होगा? तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकारी संसाधनों का उपयोग उसी तरह आप लोग करिए जिस तरह से राशन कार्ड के लिए लगे हुए हैं। घर में 4 पहिया है, बुलेट है, उसके बाद भी है महंगा महंगा मोबाइल, ये फिर भी राशन के लाइन में लगे हुए हैं। पूरी तरह से किसी भी चीज़ को न ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से सरकारी संसाधन में ये कहते हैं कि हमारा अधिकार है, राशन ले रहे हैं। बच्चे 4000, 5000 महीना वाले विद्यालय में पढ़ रहे हैं, फीस दी जा रही है, अच्छे हैं, 4 व्हीलर घर पे खड़ी है, लेकिन उसके बाद भी कॉलोनी ले रहे हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग कॉलोनी ना लीजिए या राशन न लीजिए, लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन इसी प्रकार से इसको भी मानिए कि ये भी आपका अधिकार है, आपका सरकारी संसाधन है, तो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजिए। हम यही कहेंगे, ये बात हम सीरियस कह रहे हैं। ठीक है, जिस हिसाब से आप और चीज़ें सरकारी संसाधन पे अपना अधिकार करते हैं, तो इस पर भी अधिकार करिए। आपका यह कहना है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, तो आप जाइए ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, जाइए सवाल कीजिए। जो हमने अभी कहा पुनः क्या रिपीट करें कि अगर अध्यापक कम है तो अध्यापक की संख्या वहाँ बढ़वाइए, क्लासरूम कम है तो जनप्रतिनिधि से कहिए कि क्लासरूम दें वहाँ पे। तो सरकार से मांग कीजिए, तो आप बच्चों की संख्या बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है कुछ देख नहीं रही है। सरकार ने जो ये निर्णय लिया था
दरअसल सरकार और अधिकारियों में थोड़ा-सा अलग-अलग होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को जब ऊपर बैठ के बंद कमरे में बनाया जाता है और जब धरातल पर लागू किया जाता है तो दोनों में अंतर होता है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे इसी मर्जर में ही हम कहेंगे, फिलहाल तो हम फिर से कहेंगे कि कोई भी विद्यालय ना बंद हो, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनको बंद करने की ज़रूरत है। जैसे, लेकिन ध्यान से सही ये ना कहिएगा कि अभी आप कह रहे थे कि ना बंद हो, अब आप कह रहे हैं कि बंद हो। नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। जो विद्यालय, कई विद्यालय ऐसे हैं जिनकी दूरी 150 मीटर है, 200 मीटर है। पता चलता है किसी कारणवश वो एक सड़क के इस पार है, दूसरा सड़क के उस पार है। हाँ, ऐसे विद्यालय आप बेशक बंद करिए। सरकार से यही गलतियाँ हुई। जो मर्जर करना था उनको मर्जर ठीक है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि इसको धरातल पे लागू कैसे करना है। आप सर्वप्रथम उन विद्यालयों को बंद करते जो 2-4 विद्यालय हैं जिनको जो 100 मीटर पे हैं, 500 मीटर भी चल जाएगा, क्योंकि 500 मीटर बहुत नहीं होता है, बच्चे हैं चले जाएंगे, इनको बंद करते, लेकिन 500 मीटर से ज़्यादा नहीं। और फिर वो भी तब बंद करते जब उनमें संख्या पर्याप्त ना हो। पता चले आप ये कह रहे हैं कि अध्यापक है फिर भी संख्या नहीं है, तब आप उनको मर्ज कर देते, तब ये चलता। लेकिन फ़िलहाल इस तरह नहीं। बाकी हम कहेंगे कि बिल्कुल किसी भी विद्यालय को न बंद कीजिए, क्योंकि विद्यालय में अगर एक बच्चा भी पढ़ के आगे निकल गया तो वो पता चलता है वो अच्छे समाज का निर्माण करता है और वो पूरे गाँव को, पूरे ज़िले को बदल देता है। इसलिए कब बच्चा कहाँ से पढ़ के कहाँ निकल जाए इसका कोई वो नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमारा निवेदन है कि किसी भी विद्यालय को, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट आदेश दे तभी है, थोड़ा बहुत आप लोग भी विचार किया कीजिए। बैठे हैं ऊपर बंद कमरे एसी में, ध्यान दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम कहेंगे कि केवल प्रोजेक्ट ना लॉन्च कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो है, अब क्या कहें, मुद्दे बहुत से हैं कि आप जो है विद्यालयों को बंद कर रहे हैं और कई भी ऐसे पोस्ट भी आए, मजबूरी में ऐसे पोस्ट में हाँ में हाँ मिलानी पड़ी कि विद्यालय बंद करने की बात हुई थी और जो है विद्यालय मदरसा और जो है क्या कहते हैं मदिरालय, मुख्य रूप से मदिरालय को बंद करने की आवश्यकता है, तो उसको बढ़ावा दे रही सरकार और विद्यालयों को बंद कर रही है। और अनेकों प्रकरण हैं, किस किस पर चर्चा किया जाए। तो कुल मिला के एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रयास सभी लोगों का। ये एक अच्छा आदेश की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि आएगा और सभी बच्चे पुनः पढ़ने जाएंगे, बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे। और हम एक बार फिर से आखिरी में वही कहना चाहेंगे कि शिक्षकों से कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मेहनत किया कि विद्यालय बंद होने पाए, लेकिन आपसे पुनः निवेदन है कि जो आरोप प्रत्यारोप आप पे लगते हैं उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो आरोप सत्य भी हैं। चाहे एक ही अध्यापक हो, 1% ही अध्यापक हो, लेकिन ये बात तो सही है, चाहे उनको आता ना हो, ये भी हो सकता है कि उनको पढ़ाना आता ही नहीं है, और चाहे वो जो है पढ़ा नहीं पाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, जो भी हो, लेकिन ऐसा ना करें। आप नौकरी कर रहे हैं, आपको सरकार एक मोटी रकम दे रही है, तो पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं पढ़ाना आता तो आप पढ़ के आइए, लेकिन पढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि ये आरोप सही नहीं है कि कोई लगाए कि आप टाइम से नहीं आते हैं और पढ़ाते नहीं हैं। शिक्षक के लिए सही नहीं है। आज समाज हमारा, जब स्कूल बंद का आदेश आया तो हमारा समाज 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ जो हम जैसे व्यक्तियों का है, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसके पक्षकार रहे कि विद्यालय नहीं बंद होना चाहिए, और एक बड़ा धड़ या बड़ा वर्ग कह सकते हैं जो खुश था इस आदेश से कि विद्यालय बंद होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति पुनः ना आए। माननीय हाईकोर्ट द्वारा आप लोगों को एक अच्छा अवसर दिया जा रहा है कि आगे से ऐसी स्थिति ना बनने पाए। इसका ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग इस पर काम करें, और अभिभावकों से भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाएं विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएं और इधर उधर के चर्चाओं में ना जाएं। क्योंकि माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी नेताजी ने, उनका एक वीडियो है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा उस वीडियो में। हम लोग तो कहते रहते हैं लेकिन हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन वो तो बड़े नेता हैं, लगभग 62 विद्यालय चलते हैं, तो उनकी बात को आप लोग सुनिए। उन्होंने कहा था कि सरकारी जो शिक्षक होते हैं बहुत ही योग्य होते हैं,
वो क्वालिफाई करके आते हैं, सीटेट टेट वगैरह पास करके आते हैं, अच्छी डिग्री लेके आते हैं, कई तो बीटेक एमटेक वाले अध्यापक बन गए हैं। और जो प्राइवेट विद्यालय में हैं, खासकर जो 1 से लेकर 8 तक विद्यालय चलते हैं, उनमें आधा से ज़्यादा अध्यापक ऐसे होते हैं जो मुश्किल से हाई स्कूल इंटर पास होते हैं, वो भी हो सकता है नकल से पास हुए हों। तो इस बात को ध्यान में रखिए और सभी लोग जो है अपने अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। ऐसा नहीं है कि केवल प्राथमिक विद्यालय या विद्यालय में ही पढ़ने से आपके बच्चे जाएंगे, आप एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते ही हैं। घर में पढ़ाइए, बच्चों को ध्यान दीजिए। पहले कोचिंग नहीं होती थी, पहले अच्छे कॉन्वेंट स्कूल नहीं होते थे, तो क्या बच्चे नहीं पढ़ते थे? प्राथमिक विद्यालय के ही बच्चे बहुत आगे गए हैं, इसलिए ध्यान दीजिए और प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन करवाइए बच्चों का अपने, और वहाँ जाके उनकी मॉनिटरिंग करिए, अध्यापकों की मॉनिटरिंग करिए, ठीक है। और सभी प्रधान, ग्राम सभा के प्रधान से हमारा निवेदन है कि वो भी इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें। और सरकार से जो हमारा निवेदन रहेगा अलग से, वो तो हम अलग से उसका लिखित में करेंगे और भविष्य में उस पर हम और काम ज़रूर करेंगे कि कम से कम राशन कार्ड और कॉलोनी वालों के बच्चे तो ज़रूर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ें। सरकारी अध्यापक के पढ़े या ना पढ़े उस पर हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो पढ़ लिख के अपने ताकत और अपने बल के बल पे नहीं, बल्कि वो अपनी योग्यता के बल पे अध्यापक बने हुए हैं। तो वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं, उनकी इच्छा है। अगर उनको लगता है कि हम ईमानदारी से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। लेकिन जो सरकारी राशन और कॉलोनी ले रहे हैं, ये तो बिल्कुल सरकार पर आश्रित हैं, इसलिए इनको तो पूरा ज़बरदस्ती हम कहेंगे सरकार को, जितने भी कॉलोनी वाले हैं, जितने भी लोग कॉलोनी पाए हैं और विद्यालय राशन ले रहे हैं, इनके सबके बच्चों को ज़बरदस्ती आप नाम लिखवाइए प्राथमिक विद्यालय में। जितनी सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाया स्कूल बंद करने में, उसी तरह दिखाइए, बिल्कुल इनके बच्चों को भेजिए। और हाँ, सरकार से आखिरी में निवेदन है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख अध्यापकों की भर्ती करें। सहायक अध्यापक की भर्ती अगर नहीं कर पाते, उनका बजट नहीं है, वैसे उनका बहुत बजट है, क्योंकि अकेले मदिरालय से ही इतना बजट आ रहा है कि उसी से काम हो जाएगा। तो 1-1.5 लाख वैकेंसी निकालें बच्चों की जो है। और नहीं बजट है तो ठीक है, आप अन्वेषक ही निकाल दें या शिक्षा मित्र निकाल दें। इसी के साथ हम उन सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस मिशन या इस कार्य में अपना अपना योगदान दिया, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो। और उन लोगों का भी पुनः धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोगी बने। इसी के साथ धन्यवाद सभी का।